चलिए, इकॉनमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक सर्वे की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें आज हमारा वॉल्यूम 1 का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है थालीनॉमिक्स, द इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया। देखिए, इस समय जो हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनके पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हुआ करते थे अरविंद सुब्रमण्यम। उनके द्वारा एक ट्रेंड दिया गया कि वो नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया करते थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग। उसी लेगेसी को कंटिन्यू किया कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने भी, और इन्होंने भी एक वर्ड दिया थालीनॉमिक्स। थालीनॉमिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ही क्लियर हो रहा है कि द इकोनॉमिक्स ऑफ प्लेट ऑफ फूड। तो प्लेट ऑफ फूड की इकोनॉमी पे फोकस किया है इन्होंने कि इसके अर्थतंत्र को समझने की कोशिश करते हैं, इसकी अर्थव्यवस्था क्या बोलती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मुद्दा ये है कि इकोनॉमिक सर्वे आपको इस अंतिम चैप्टर में वॉल्यूम 1 के ये बताना चाहता है कि सही मायने में हम जो बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के, वो बहुत कम्प्लेक्स होती हैं। इनफैक्ट कई बार बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी वो समझ नहीं आ पाती। लेकिन इन रियलिटी इकोनॉमी में की गई हर फेरबदल पूरी तरह से आम जनमानस को प्रभावित करता है। ये नोटिस नहीं होता, बट ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी पॉलिसीज़ लेकर के आते हैं, हम चाहे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ लेकर के आ रहा है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसीज़ लेकर के आ रही है, चाहे किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की जा रही है, किसी तरह के की रेट्स को चेंज किया गया, ये सभी चीज़ों का एक आम जनमानस पे क्या असर पड़ रहा है, अगर हम कोई रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं उसका क्या असर पड़ रहा है, ये जानना महत्वपूर्ण है। क्योंकि सही मायने में अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का एक उद्देश्य यही है कि देश का जो आम नागरिक है वो एक सुगम जीवन बिता सके, उसके पास वाइडर चॉइसेस हों, वो अपने लिए एक बेटर लाइफ इमेजिन भी करे, उसके लिए एस्पायर करे और अल्टीमेटली उसे अचीव भी करे। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ कंट्री में एग्जिस्ट करती हों। इकॉनमी की प्लानिंग का सही पर्पज़ ये रहता है, एक हेल्दी लाइफ लोगों को प्रोवाइड करना, एक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस अचीव करना, जीएनपी जिसे कहते हैं। अब मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि आम जनमानस को यदि समझाना हो कि अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कीमतें। देखिए, कीमतें बहुत बड़ी चीज़ हैं भारत में। भारतीय चुनाव कीमतों पर खड़े रहते हैं। आपको सही मायने में 2014 में कांग्रेस के हारने का एक बड़ा कारण यही रहा कि उस समय में बीजेपी ने बहुत लंबा चौड़ा कैंपेन किया कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन का मतलब यहाँ पर यही था कि मुख्यतः भारत उस समय महंगाई की मार से जूझ रहा था, तो कीमतें बड़ी बात थी। जिन कीमतों की वजह से लोगों ने यूपीए 2 को यानी कि कांग्रेस को वोट आउट कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हार गई, कांग्रेस हार गई, यूपीए हार गया। और जीता कौन? बीजेपी जीती, एनडीए, बीजेपी का अलायंस यानी कि एनडीए जीता और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। कीमतों पर फाइट हुई। कीमत बड़ी चीज़ है, कीमत लोगों के सेंटीमेंट से कनेक्टेड है। आम जनमानस की जो जेब है उस पर क्या बोझ पड़ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। यदि अर्थव्यवस्था उस बोझ को उस आम जनमानस को समझा दे तो ही अर्थव्यवस्था की प्लानिंग है। ऐसा ये लास्ट चैप्टर बताता है कि सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है लोगों को ये समझाने का कि एक जो सरकार है उसके कामकाज का आम जनमानस के जीवन पर क्या असर पड़ा। कीमतें जो एक बड़ा आधार हैं भारत में, ये सिद्ध करने के लिए कि सरकार के द्वारा जो नीतियां चलाई गई उसके तहत जिस अर्थव्यवस्था का विकास हुआ वो अर्थव्यवस्था आम जनमानस के हित में थी। कीमतें एक बहुत बड़ा आधार है इसका। तो कीमतों के विषय में लोगों को समझाना, उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प हमारे सामने क्या हो सकता है, क्या है एक बेस्ट चॉइस जिसके तरीके समझा सकें, वो है आम जनमानस से जुड़ी हुई वो चीज़ें जो वो रोज़मर्रा में इस्तेमाल करता है। उसकी कीमतों में आ रहे परिवर्तन से वो बेहतर समझ पाएगा कि अर्थव्यवस्था में किस तरह के फेरबदल किए गए हैं और उसका जीवन पॉजिटिवली उससे इन्फ्लुएंस हुआ है या नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है। अब मुद्दा ये है कि रोज़मर्रा की चीज़ों में एक ऐसी चीज़ ढूंढनी जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर तरह का इंसान उसका रोज़मर्रा में इस्तेमाल करता हो, और वो है खाना। खाना मतलब कि थाली, तो उसको यहाँ पर थाली का नाम दिया गया है। एक
भारतीय सजी हुई थाली, जिसमें हर तरह का भारतीय व्यंजन हो, हेल्दी, हर तरह का तो नहीं, मतलब एक हेल्दी थाली, भारतीय स्पाइसेस, भारतीय कुजीन्स, कल्चर, कस्टम, मैनर के मुताबिक बनी हुई थाली। एक ऐसी थाली का अध्ययन यहाँ पर इस चैप्टर में हुआ है और उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि सरकार की नीतियाँ कितनी कारगर रही हैं और क्या अचीव किया गया है इन्फ्लेशन के फ्रंट पर। तो बेसिकली ये चैप्टर महंगाई पर है, बेसिकली चैप्टर इन्फ्लेशन पर है, लेकिन इन्फ्लेशन को एक अनदर विजन से देखने की कोशिश की गई है कि इसे ज़रा हम इस स्तर पर भी देखें कि लोगों का जीवन बेहतर कितना हुआ है कितना नहीं। ये यहाँ से पता लगता है कि उनकी सबसे बुनियादी आवश्यकता जो है उनका भोजन यानी कि थाली, उसे अब वो कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं पहले के कंपैरेटिवली। तो इसमें कई सवाल पूछे गए। सवाल ये पूछा गया है कि जो थाली है वो थाली को लेकर के महंगाई बढ़ी है कि घटी है। सवाल ये पूछा है कि वो थाली पहले के कंपैरेटिवली अब ज़्यादा अफोर्डेबल है या कम अफोर्डेबल है। सवाल ये पूछा गया है कि वेजिटेरियन थाली जो है उसमें महंगाई आई है या गिरावट आई है, या फिर नॉन वेजिटेरियन थाली में महंगाई आई है, गिरावट आई है। सवाल ये पूछा गया है कि थाली में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, क्या वो दालें हैं या वो सब्जियां हैं या वो सीरियल्स हैं, अनाज जिसे हम कहते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से थाली की कीमतों में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आता है, यानी कि या तो वो महंगी होती हैं, कम होती हैं। इन सभी चीज़ों पर एक अध्ययन करने की कोशिश इस चैप्टर ने की अपने लेवल पर, और उसके तहत कुछ आंकड़े लेकर के आए। चैप्टर कहता है कि थाली पर बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। थाली का उद्देश्य केवल खाना जो है वो एक सिर्फ एंड नहीं है कि आपने कोई भी काम किया और उससे आपने खाना अचीव किया, नहीं। खाने को ये एक इनपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि खाना सिर्फ और सिर्फ एक एंड प्रोडक्ट नहीं है जिसे कंज्यूम किया और उसकी वैल्यू वहाँ पर, उसकी वर्थ वहाँ पर ख़त्म हो गई। वो ये कह रहे हैं कि खाना अपने आप में एक इनपुट है। खाना यदि आप खाते हैं तो आपको न्यूट्रिशन मिलता है और खाना आपकी बेटर हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है, और बेटर हेल्थ से ही बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, और यदि बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो ही वेल्थ क्रिएशन होगा, और वेल्थ क्रिएशन ही रिक्वायर्ड है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आंकड़े को अचीव करने के लिए। तो ऐसे में खाने को इस एंगल से जोड़ करके भी दिखाया गया है। और फिर ये भी बताया गया है कि यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर तकरीबन सभी मुल्कों ने जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को स्वीकार किया है उसके तहत ये गोल नंबर 2 है, और ये फिर कई तरह के गोल्स के साथ कनेक्ट होता है। तो गोल नंबर 2 के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा भी है, गोल नंबर 2 है ज़ीरो हंगर। थालीनॉमिक्स से ही जुड़ी है ये ज़ीरो हंगर, आपको लोगों को भोजन देना है। और इसी से जुड़ा है गोल नंबर 1, दैट इज़ नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। गोल नंबर 4, दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा होगी, लोग रोज़गार करेंगे, कामकाज पर जाएंगे, और वो क्या कमा पाएंगे, भोजन यानी कि थाली। जेंडर इक्वलिटी, समानता होनी चाहिए सभी को, चाहे मर्द हो या औरत, दोनों को इक्वल पोषण मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, दोनों का इक्वल ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाएँ और ग्रो कर पाएँ। इसका मूलभूत आधार क्या है, थाली। अब वुमेन बड़े स्तर पर एनीमिया पाई जाती है, उसका एक रीज़न ये भी है कि उनकी न्यूट्रिशन में कमी रहती है। पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में, ख़ास तौर पर एग्रेरियन सोसाइटीज़ में, जब पेट्रियार्की बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पुरुष प्रधान समाज बहुत मजबूत हो जाता है, तब अक्सर ये हो जाता है कि यदि परिवार थोड़ा उतना मजबूत नहीं है फाइनेंशियली, तो जो बेटी के हिस्से का न्यूट्रिशन है वो बेटे को अधिक दे दिया जाता है। इस वजह से फिर बाद में जा कर के ये पाया गया है कि चाइल्ड हेल्थ और मैटरनल हेल्थ पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। यही कारण है कि आज भारत में लगभग 40% से अबव बच्चे माल न्यूट्रिशन है। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी भी है और वुमेन के अगेंस्ट हो रहे एक्ट हैं। तो जेंडर इक्वलिटी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके आधार में है थाली। गोल नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। कंजम्पशन भी रिस्पॉन्सिबल हो और प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल हो, जुड़ा हुआ है, इसका बेस है थाली। गोल नंबर 13, क्लाइमेट एक्शन। हम इस तरह से थाली ही, भोजन ही तो सुनिश्चित करना है, और क्लाइमेट की मार प्रोडक्शन पर पड़ रही है, पैदावार पर पड़ रही है। आइलैंड्स हैं, सबमर्ज हो रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पर डूब रहे हैं। दूसरी तरफ अगर सूखा पड़ जाएगा, ज़मीन से पानी उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा, ज़मीन की उर्वरता पर पड़ेगा, फर्टिलिटी पर पड़ेगा। उसका असर किस पर पड़ेगा, पैदावार पर, यानी कि भोजन पर, थाली पर।
तो क्लाइमेट एक्शन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। न्यूट्रिशंस के फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में आप अति से ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यूज़ कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट रिवर वाटर क्वालिटी पे पड़ रहा है, लेक्स पर पड़ रहा है। लेक्स की एजिंग हो रही है ड्यू टू नाइट्रोजन, उनका यूट्रिफिकेशन हो रहा है क्योंकि एल्गे बहुत हद तक ग्रो हो जाते हैं, इसे एल्गल ब्लूम की कंडीशन कहते हैं। इसकी वजह से लेक्स की एजिंग हो जाती है, लेक्स बूढ़ी हो जाती हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस तरह की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। गोल नंबर 15, लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन पर जीवन कैसा हो, बेहतर हो, वो कैसे है, थाली। तो इस तरह से ये बताया गया है इस चैप्टर में कि थाली बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे स्वीकृति मिली है जब हम इसे ज़ीरो हंगर के कंसेप्ट के तौर पर मानते हैं। तो ये गोल नंबर 2 हमें अचीव करना है, इस गोल नंबर 2 से ही कनेक्टेड है बाकी के ये सभी गोल भी। एक तरह से ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक भावुक एस्पेक्ट नहीं है, इमोशनल एस्पेक्ट नहीं है कि भाई हम कितनी बेहतर वे में थाली लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये एक तरह से कोर इशू है इंटरनेशनल लेवल पर भी, और भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हमें $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, जिसके लिए हमें वेल्थ क्रिएशन करना है और उसके लिए हमें एक अच्छा खासा पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। और ह्यूमन डेवलपमेंट का कोर भी एक तरह से न्यूट्रिशन है, बेटर हेल्थ है, और वो थाली पर ही टिकी हुई है। तो ये सारे तर्क वितर्क इसमें दिए गए हैं, आंकड़ों के माध्यम से समझाने के प्रयास किए गए हैं। लगभग 2006-07 से लेकर के 2019 तक का आंकड़ा लेने की कोशिश की गई। उसका कारण यह है कि 2006 से लेकर के लगभग 2016 तक का इन्हें एक 10 साल का आंकड़ा मिल जाएगा, इसलिए इसके प्रयास किए गए हैं। तो मुद्दा यही है कि ये बताना है कि जो यूपीए का कार्यकाल था, यूपीए 2 का, यानी कि 2014 तक का, तब तक के हालात यही थे कि गवर्नमेंट के द्वारा उस समय में एफर्ट्स नहीं किए गए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को रेज़ करने के। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव नहीं बनाया गया और फार्मर को सपोर्ट नहीं किया गया। ये रीज़न्स रहे जिसकी वजह से एक लंबा दौर भारत ने इन्फ्लेशन का देखा, और वह इन्फ्लेशन लोगों की कमाई पर एक इरोजन का वर्क कर रहा था, उनकी वेल्थ को चुरा रहा था। ऐसे में जो गवर्नमेंट 2014 में बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, उसके द्वारा एक्ट ऐसे किए गए जिसकी वजह से ये सिचुएशन हमें देखने को मिली है। तो ये बताया गया है इसमें कि 2015 से लेकर के 2019 तक एक दौर ऐसा रहा है कि बड़े स्तर पर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई और प्राइसेस जो हैं वो कंटेन हुए। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के बेसिस पर बताया गया, उसी के हवाले से सारी बात समझाई गई। 2019 में मार्च से अक्टूबर के बीच में ये बताया गया वापस से कि एक इन्फ्लेशन का दौर देखने को मिला, लेकिन 2015 से 19 के बीच में इन्फ्लेशन कंटेन रही और ये थाली के माध्यम से समझाया गया है, थालीनॉमिक्स। इसके लिए कई चीज़ें की गई हैं, मैं 1 बाय 1 आपको वो बता देता हूँ कि सर्वे आपके सामने क्या सिचुएशन रखता है। सर्वे आपको ये बताता है कि इसे देखने के क्या तरीके हो सकते हैं। इसे देखने के तरीके ये हो सकते हैं कि हम ये चीज़ फाइंड आउट करें कि भाई पहले एक थाली को अफोर्ड करने की कितनी रीच थी लोगों के बीच में, और बाद में वही थाली किस लेवल तक अफोर्ड होने लगी। उसके लिए सर्वे ने कई तरह की चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि थाली सरकार ने जो ली है उसमें हर चीज़ की कीमत को लिया है। उसमें मसालों से लेकर के मिर्च तक, सब्जियां, दाल, सीरियल्स, वेज, ये सारी वेज थाली और नॉन वेज थाली। वेज थाली में सब्ज़ी, दाल, सीरियल्स को इंक्लूड किया गया। नॉन वेज में सब्ज़ी, दाल, सीरियल्स तो हैं ही, उसके साथ नॉन वेजिटेरियन भी ऐड किया गया। हर तरह के आइटम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उन सबको एक वेटेज दी गई। उस वेटेज पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि इस तरह की आइटम्स जोड़ी गई, उनको वेटेज दी गई और उसकी कीमत तय की गई। और कीमत के लिए डाटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ही उठाया गया, वहाँ से सरकार कहती है कि हमारे पास आंकड़ा पहुँचा। अब बार बार मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जिक्र कर रहा हूँ तो एक थोड़ा सा जिक्र इसका भी यहाँ पर कर दूँ कि देखिए, महंगाई को आंकना बहुत ज़रूरी होता है। इन्फ्लेशन के लिए गवर्नमेंट 2 चीज़ों पर रिलाई करती हैं। एक WPI होता है जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर फॉल करता है, वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाटा रिलीज़ करता है। वीकली रिलीज़ होता है ये होलसेलर से रिलेटेड डाटा होता है, यानी कि ये इंडेक्स पर प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है। और इसमें इसका यही क्रिटिसिज्म है कि इसमें वही एंट्रीज़
जो हैं वो काउंट की जाती हैं, जो फर्स्ट बल्क पॉइंट ऑफ सेल पे रिकॉर्ड हुई होती है। यानी कि पहली बार कोई चीज़ जब बल्क में बिकी होती है वही एंट्रीज होलसेल प्राइस इंडेक्स में यूज़ की जाती हैं। इसमें गुड्स का डाटा होता है, इसमें सर्विसेज का डाटा नहीं होता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि देश में जो लोग हैं वो होलसेल में नहीं खाते हैं, वो रिटेल सेक्टर में है, तो उसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो परचेज़ करने वाले हैं, आप मैं हैं, हम ग्राहक हैं, रिटेल परचेजिंग है, उसके पर्सपेक्टिव से उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होती हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स के विषय में आपको एक मैं बता दूं कि कीमतें तय करने के लिए 2004-05 पहले बेस ईयर हुआ करता था, लेकिन बाद में 2011-12 जो है बेस ईयर कर दिया गया है और ये 2017 में किया गया है। जो कंज्यूमर प्राइस यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2017 में बदल गया, उसे 2011-12 बना दिया गया 2004-05 की जगह। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है इसके आगे कई वैरायटीज़ हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स IW यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इसे कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AL यानी कि एग्रीकल्चर लेबरर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स RL यानी कि रूरल लेबरर, और चौथा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन रूरल कंबाइंड। तो इस तरह से ये 4 तरह के आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिख रहे हैं, CPI IW, CPI AL, CPI RL, CPI UR कंबाइंड यानी कि अर्बन रूरल कंबाइंड। इनके बेसिस पर ये तैयार होता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत ये होते हैं 3 और 1 फिर अदर मिनिस्ट्री के अंडर। तो इस तरह से RBI ने 2014 में ये डिसीजन लिया है कि वो इन्फ्लेशन के पर्पज़ से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को तरजीह दिया करेगा। हालांकि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये दोनों इन्फ्लेशन के पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये थी एक जानकारी। जो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर है ये काफ़ी हद तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स IW पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्रियल वर्कर पे डिपेंड करता है। अब उसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें निर्धारित हुई, इनकी कीमतें पता लगाई गई, कीमतें निर्धारित की गई और सब कुछ हुआ। तो सरकार इकोनॉमिक सर्वे के वाया ये दावा हो रहा है कि 2015 से 19 के बीच में, क्योंकि इन सभी आइटम्स की कीमतें कम रही, यानी कि एक थाली के जो भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो दाल है, चाहे सब्ज़ी है, और चाहे वो सीरियल्स हैं, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन आइटम हैं, इन सभी की कीमतें कंटेन रहीं। इसकी वजह से हुआ यह है कि जो वेजिटेरियन थाली खाने वाला पर्सन है, वो वेजिटेरियन थाली खाने वाले एक घर को, जिसमें 5 सदस्य होंगे, 5 सदस्य वाला घर इसलिए लिया गया है कि 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में 4.83 मेंबर्स की एक फैमिली होती है। तो लगभग 5 मेंबर्स की फैमिली 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में होती है। तो 5 मेंबर का एक परिवार है, जो वो पहले 2005 से 2015 तक खर्च रहा था, उसके मुकाबले अब महंगाई कम होने की वजह से वो अपने उसी खर्चों में घाटा आ जाएगा, खर्चे कम हो जाएंगे पहले कंपैरेटिवली। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो वो पहले खर्च रहा था, अगर हम उसी महंगाई की दर को कंटिन्यू रखते 2015-14 के बाद भी, और उस महंगाई की दर को रिड्यूस ना होने देते, तो फिर होता ये कि जितना खर्चा उस हिसाब से करना पड़ता, उसके मुकाबले 2015 से 2019 में हर पर्सन जो एक फैमिली को मैनेज कर रहा है, यानी कि एक 5 मेंबर्स का एक परिवार, खाने के मामले में, थाली के मामले में लगभग वेजिटेरियन अगर थाली है तो 10,800 रुपया सेव कर पा रहा है। तो इसे गेन बताया गया है। इसे गेन वर्ड कहा गया है, सेव वर्ड नहीं किया गया है। गेन इसलिए कहा गया जा रहा है क्योंकि पहले उसे महंगाई की वजह से यही 10,800 रुपया नहीं बच रहे थे, तो ये फिर उसका वहाँ पर लग रहा था, तो वो लॉस बताया गया है। और यहाँ पर अगर अब ये सेव हुए तो इसे फिर गेन बताया गया है। और अगर नॉन वेजिटेरियन थाली है तो लगभग 11,800 रुपया एनुअली एक 5 सदस्यीय परिवार का अब बचने लगा है। तो ये बताया गया कि 2015 से 19 के बीच में, क्योंकि महंगाई दर उन सभी कंपोनेंट्स की कम रही जिससे एक थाली बनती है, इसकी वजह से हुआ ये है कि यदि पहले के हालात देखें 2006 से 2015 के बीच में, उसके मुकाबले अगर उसी ट्रेजेक्ट्री पर चलते रहते तो फिर क्या परिस्थिति होती, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि महंगाई कंट्रोल की गई। तो इसका नतीजा ये निकल कर के आया कि एक 5 सदस्यीय परिवार को यदि वो वेजिटेरियन थाली खाता है तो लगभग 10,800 रुपया सालाना बचने लगा, और एक नॉन वेजिटेरियन थाली खाने वाले 5 सदस्यीय परिवार को लगभग 11,700 के अराउंड सालाना बचने लगा। तो ये एक गेन हुआ, इसको इस माध्यम से दिखाया गया है। अब सेकंड एस्पेक्ट, इसको इस एनालिसिस से भी देखा गया है कि भाई ये भी देखना ज़रूरी है कि जो एक वर्कर है, देखिए मेनली ये जो एनालिसिस है सारा चैप्टर 11 का थालीनॉमिक्स का, ये वर्कर पर बेस्ड है ख़ास तौर पर। इसमें अगर आप बात करते हैं कि मिडिल क्लास में कई कैटेगरीज़ हैं,
उन कैटेगरीज़ की तरफ अभी हम नहीं जा रहे, लेकिन ये मेनली वर्कर पर है, वेज अर्नर्स के ऊपर फोकस्ड है ज़्यादातर। तो उसमें अब ये बताया गया है कि इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि जो वेज अर्निंग कैपेसिटी है, उस वेज अर्निंग पे कितना इम्पेक्ट पड़ा हमारे इस थालीनॉमिक्स के कंसेप्ट के मुताबिक। तो ये बताया गया कि अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें तो हम थाली को आधार इसलिए बना करके चल रहे हैं क्योंकि थाली कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की सभी आइटम्स को देखें तो उसमें लगभग 45.9% जो वेटेज है वो फूड एंड बेवरेजेस, अगर फूड एंड बेवरेजेस को काउंट कर लें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का तकरीबन 45 से 46 गुना हिस्सा इन्हीं आइटम से आता है। तो इसलिए थाली महत्वपूर्ण है। और ऐसे में एक पर्सन जो वेज अर्नर है उसके पर डे के वेज में से एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन थाली अफोर्ड करने में ही जाता है। तो यदि हम ये थाली उसके लिए और ज़्यादा अफोर्डेबल बना दें तो इसका मतलब उसकी जेब में पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे बचने लगेंगे, क्योंकि वो अपनी कमाई का कम हिस्सा खर्च के अब वो थाली अफोर्ड कर पा रहा है। तो इसी को अफोर्डेबिलिटी कहा गया है। इसमें ये देखना ज़रूरी है कि एक पर्सन जो कि वेज अर्नर है वो अपने उस डेली वेज से कितना हिस्सा खर्च करके वो थाली अफोर्ड कर पा रहा है। अगर हम इस चीज़ को डिक्रीज़ कर पाएँ कि वो अब अपनी उस पर डे वेज में से पहले के मुकाबले बहुत कम पैसा ही खर्च करके थाली अफोर्ड कर पा रहा है, तो ये हमारे लिए ऐसी कंडीशन है कि हमने उन लोगों को बेटर ऑफ बनाया, उन्हें हम वेल्थ की तरफ लेकर के गए। और अगर हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो पर डे वेज में से वो कितना शेयर निकाल रहा है थाली के लिए, इस चीज़ को हम डिक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये स्टेगनेंट है या फिर ये इंक्रीज़ हो गया इनफैक्ट, तो अल्टीमेटली वो पर्सन वर्स्ट ऑफ कंडीशन की तरफ गया है, हम उसे पीछे की ओर धकेलते जा रहे हैं। तो इस आंकड़े के हिसाब से तो देखा गया, तो ये माना गया कि पहले 2006 से 15 के बीच में ऐसा माना जाता है कि जो पर डे वेज है किसी वर्कर का, उसमें से वो 70% 5 परिवार का जो सदस्य है, 5 मेंबर का जो परिवार है, 70% उसका खर्च हो जा रहा है 5 मेंबर के उस परिवार के लिए थाली अफोर्ड करने में के लिए। अपने पर डे वेज में से 70% वो खर्च कर दे रहा है। मान लीजिए वो 100 रुपये कमाता है तो 70 रुपये वो खर्च कर दे रहा है खाने में ही। लेकिन 2015 से 19 के बीच में क्योंकि कंपोनेंट्स को कंट्रोल किया गया, सरकार ने कामकाज किए, इसकी वजह से नतीजा ये निकल कर के आया, अब उसे 70% की बजाय उसका खर्च होता है 50%, यानी कि पहले के कंपैरेटिवली अब वो 50% ही अपने डेली वेज में से खर्च करके 5 मेंबर्स के लिए उस थाली को अफोर्ड कर सकता है, जबकि पहले वो 70% करके हो रहा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक आंकड़ा यहाँ पर बताया गया है। अगला कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है जो नॉन वेजिटेरियन थाली है। नॉन वेजिटेरियन थाली के विषय में कहा गया है कि जब पहले जो एक वेज अर्नर है वो नॉन वेजिटेरियन थाली को अफोर्ड करने के लिए लगभग 93% खर्च किया करता था, लेकिन अब ये घट करके लगभग 78% के अराउंड आ गया है, तो उसको भी लाभ हुआ है। ऑल इन ऑल ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो वेजिटेरियन थाली है, उस वेजिटेरियन थाली में अगर आप देखें तो लगभग 29% गिरावट पाई जा रही है, और जो वेजिटेरियन थाली है उसमें लगभग 29% गिरावट पाई गई, और जो नॉन वेजिटेरियन थाली है उसमें लगभग 18% के अराउंड गिरावट पाई गई। ऐसा ट्रेंड पाया गया। तो अफोर्डेबिलिटी के माध्यम से, इन्फ्लेशन कम होने के माध्यम से आपको कई तरह के एनालिसिस प्रेजेंट करके दिए गए हैं। यहाँ पर मेन एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि ये बताने की कोशिश की गई कि क्योंकि कंट्री में डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट कुजीन है, डिफरेंट तरह के लोग खाना खाते हैं, ऐसे में ये भी बहुत अनिवार्य बन जाता है कि क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक रीजन से दूसरे रीजन